हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इस वीडियो में हम घटना चक्र करेंट अफेयर पॉइंटर 2020 के राष्ट्रीय परिदृश्य के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट में चलेंगे ताकि कम समय में आप पूरा कवर कर सकें। देखिए, सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। देखिए, 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनावरण किया गया। तो यह स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया गया है। 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों के द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा आई के किस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया? तो होगा एस कर्नल दृष्टि राजखोबा ने अपने 4 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इसमें बहुमत किसको प्राप्त हुआ? तो होगा एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को। एनडीए की टोटल 125 सीटें मिला। बिहार विधानसभा में टोटल कितना सीट है? 243 है। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 122 चाहिए। ठीक है, तो आधा से एक ज़्यादा चाहिए होता है। देखिए, बिहार विधानसभा में दूसरे क्रम पर सीटों की संख्या प्राप्त करने वाला गठबंधन तो यह महागठबंधन है, उसको टोटल 110 सीटें मिली है। बिहार विधानसभा में सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल तो यह आरजेडी है, 75 सीट मिला। और उसके बाद जो है भारतीय जनता दल पार्टी को यानी बीजेपी को 74 सीट मिला। वहीं देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अगला डाटा, पोलिंग परसेंट कितना रहा है। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का प्रतिशत जो है 55.27% है। सबसे ज़्यादा जो वोट है वह राष्ट्रीय जनता दल को मिला है, यानी लालटेन छाप को 23.11%। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कब आयोजित किया गया? तो यह 3 चरण में आयोजित किया गया है, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर 2020 को। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने वाले मामले किस ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए? ये इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के कारण एक ऐप के माध्यम से उसको दर्ज कराया जा रहा था, तो वह सी विजिल ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला? तो यह 19 होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अप्रत्याशित रूप से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMM का कितना सीट मिला? तो ये 5 सीट मिला है। जेडीयू को देखिएगा तो इस चुनाव में मात्र 43 सीट मिला। नेक्स्ट देखिए, तीसरा और अस्थायी बोडो समझौता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा और अस्थायी बोडो समझौता जो है 27 जनवरी 2020 को हुआ। बोडो समझौता में कौन कौन पक्षधर शामिल थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो के प्रतिनिधि थे, यानी त्रिपक्षीय समझौता हुआ ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोडो समझौता के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी BTC का नया नाम क्या रखा गया है? ये होगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी BTR, जिसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है, के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो यह कोकराझार, उदगुरी, चिरांग और बक्सा, ये 4 जिले को शामिल किया गया। 27 जनवरी 2020 को विधान परिषद के उत्साधन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य तो यह आंध्र प्रदेश बना है। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानी बनाने वाला राज्य तो यह आंध्र प्रदेश है। ये 3 राजधानी देखिए, तो पहला तो होगा विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी राजधानी होगा, अमरावती विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाएगा आंध्र प्रदेश। वह भारतीय जिला जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा की है तो ये होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो होगा चमोली जिले के गैरसैंण भराड़ी सैन में। राज्यसभा के 250वां सत्र के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा क्या जारी किया गया? तो ये होगा 250 रुपये का मूल्य का जो चांदी का सिक्का और 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया। 18 नवंबर 2019 को आयोजित राज्यसभा ऐतिहासिक था क्योंकि यह 250वां सत्र था। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र की काल अवधि तो यह 18 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर 2019 तक रहा।
16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर गैर कानूनी संगठन किसको घोषित किया गया है? तो होगा हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल यानी HNLC को जो है अब गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। HNLC उग्रवादी समूह मेघालय में सक्रिय है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र तो यह 8 नवंबर 2019 को जारी किया गया है। वर्तमान में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा नए राजनीतिक नक्शे में शामिल होने वाले 2 नए केंद्र शासित प्रदेश तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण योजना और परियोजना को। देखिए, 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG यानी सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया। तो यह UNDP और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस निवेशक मानचित्र में 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों के कितने क्षेत्रों को निवेश के अवसर के अनुकूलन चिन्हित किया गया है? तो होगा 18 निवेश अवसर क्षेत्र को। 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो यह एक राष्ट्रीय पोर्टल का एवं गुजरात के बड़ोदरा में एक गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए लॉन्च किया गया। 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों से ज़्यादा लोगों को पाइप के जरिए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना का शिलान्यास कहाँ पर रखा गया? तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिला में रखा गया है। 20 नवंबर 2020 को सस्ते और स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सतत परिवहन की दिशा में अस्थायी विकल्प SATAT बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व शीर्ष तेल व गैस वितरण कंपनियों ने समझौता किया। तो यह देश भर में 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए समझौता किया गया है। 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण परियोजना आरंभ की। तो यह गोवा राज्य में किया गया है। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान तो ये भारतीय आयुर्वेद शिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, ये दोनों के दोनों को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसका शिलान्यास किया गया है? तो यह 29 परियोजना का शिलान्यास हुआ। इस परियोजना के तहत जो है रोजगार सृजन, देखिए नौकरी और रोजगार सृजन अलग हुआ। नौकरी मतलब सरकारी, रोजगार सृजन मतलब सेल्फ भी, उसमें स्वरोजगार भी आ जाएगा। तो इसमें जो संभावना बताई जा रही है कि 15,000 नौकरियों का जो है सृजन होगा। अगला देखिए, 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 614 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। तो यह बनारस के लिए क्या है? 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये 3 परियोजना का उद्घाटन किया गया है। 3 परियोजना कौन कौन है देख लीजिए। किसान सर्वोदय योजना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर में पेट्रियोटिक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना और गिरनार रोपवे, ये तीनों का उद्घाटन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर तो है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट देखिए, 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए क्या शुरू किया गया है? तो यह जगह मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। मिशन शक्ति का शुभारंभ तो यह किया गया राज्यपाल द्वारा लखनऊ से, मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर से। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोजिला टनल की आधारशिला तो यह 15 अक्टूबर 2020 को रखा गया। जोजिला टनल किसको किसको जोड़ेगी? तो यह जम्मू कश्मीर के गंदरबल को लद्दाख के कारगिल से जोड़ेगा। जोजिला टर्मिनल की लंबाई देखिए तो यह 14.15 किलोमीटर होगा और यह जो है इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर किया जाएगा। अगला है 14 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के एक 5 वर्षीय पैकेज की मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के समग्र विकास के लिए क्या शुरू किया गया है? यह है ट्रैक फॉर ट्राइबल अभियान की शुरुआत की गई। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसकी आधारशिला रखी? तो नेचीपू सुरंग की। वह राज्य जहां 450 मीटर लंबे नेचीपू सुरंग की अव्यवस्थित होगी तो यह अरुणाचल प्रदेश में होगा। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की किस योजना की शुरुआत की है? तो होगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनाने का गौरव तो यह गोवा को मिला। वह राज्य जहां अक्टूबर 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई के विस्तार की सूचना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को क्या समर्पित किया? तो होगा अटल टनल को। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के किन दो स्थल को जोड़ेगी? तो होगा कुल्लू मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस टनल की जो ऊंचाई है 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई देखिएगा तो यह होगा 9.02 किलोमीटर। वह दर्रा जिससे होकर अटल टनल गुजरती है तो यह होगा रोहतांग दर्रा। टनल की औसत समुद्र से ऊंचाई तो यह 3100 मीटर है, लगभग 10,000 फीट। टनल के निर्माण से मनाली और लेह के मध्य सड़क की दूरी कितना कम होगी? तो यह 46 किलोमीटर कम जाएगा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मान लीजिए लगभग 1.5 घंटे की सेविंग हो जाएगी। अगला देखिए अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 में कितने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ? तो होगा 10.93 मिलियन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2019 की तुलना में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितना वृद्धि हुआ? तो ये 3.5% हुआ। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई का भारत में कितना आगमन हुआ? तो यह 6.98 हुआ। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार कुल यानी विदेशी प्लस एनआरआई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक का आगमन तो यह 17.91 मिलियन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा कितना अर्जित हुई है? तो देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, 2,11,661 करोड़ का इनकम जो है पर्यटन से हुआ है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण देश में भारत का कितना परसेंट है? तो 1.23% है। वहीं दुनिया में देखिएगा रैंकिंग तो भारत का 23वां नंबर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में स्थान तो देखिए प्राप्ति में 6वां है और आगमन में आपका 8वां है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य यह उत्तर प्रदेश है। इस रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य यानी सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक तमिलनाडु में आ रहे हैं और फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद कहाँ पर? उत्तर प्रदेश तीसरा पोजीशन पे है। नेक्स्ट देखिए एनसीआरबी 2019 के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामला तो यह उत्तर प्रदेश में है। यूपी के स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखेंगे, यूपी के डाटा को। ठीक है, अगला देखिए वह राज्य जहां एनसीआरबी 2019 के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामला तो यह भी उत्तर प्रदेश है, जो कि पूरे देश के मामलों का लगभग 25.8% है। एनसीआरबी 2019 के अनुसार भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक मामला तो यह भी उत्तर प्रदेश में किया गया है 10.9%। नेक्स्ट है एनसीआरबी 2019 के अनुसार आत्महत्या के कुल मामले कितने दर्ज किए गए? तो यह 1,39,123 मामला, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है डेली वेज वर्कर का है, दैनिक मजदूरों का है। एनसीआरबी 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में साइबर अपराधी के मामले में कितना परसेंट वृद्धि देखा गया? तो यह 63.5% वृद्धि हुई।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की स्थापना तो यह वर्ष 1986 में हुआ था। एनसीआरबी ने अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत 21 अगस्त 2017 को प्रथम बार क्या आरंभ किया था, तो होगा नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल। नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल। अगला देखते हैं। एनसीआरबी की दिसंबर 2020 में जारी 66वीं रिपोर्ट का शीर्षक तो यह भारत में अपराध 2019। एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में पंजीकृत कुल संज्ञेय यानी कॉन्गिंजेबल क्राइम्स मतलब काफ़ी घृणित क्राइम्स की संख्या तो यह 51,56,127 है। एनसीआरबी 2019 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक के सबसे अधिक मामले तो यूपी में किया गया है 59,853 मामला। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र एवं हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस मिशन की शुरुआत की गई है, तो यह अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM। इसका उद्देश्य देखिए, तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देना। 29 सितंबर 2020 को भारत में समय का उपयोग सर्वेक्षण 2019 जारी किया गया, तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा क्या शुभारंभ किया गया, तो यह जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0। CSCF का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है शहरों में निवेश योजनाओं में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ वह योजना जिसके अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल गलियों का निर्माण करना है, तो होगा स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वे 2 क्षेत्र जहां निवेश हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो हो जाएगा आपका बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल। नेक्स्ट है किस नीति से उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे, ठीक है। इस नीति से यानी जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, तो इसके तहत लगभग 4 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद रखी गई है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ स्थापित किए जाएंगे, तो यह होगा 3 यमुना एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड और लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन की शुरुआत कब से की, तो होगा 7 सितंबर 2020 से, जब कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण जो लोग दूसरे राज्यों से आए तो उनकी मदद के लिए शुरू किया गया था। निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य रोगियों हेतु स्थापित इस हेल्पलाइन का नाम तो यह किरण दिया गया है। नंबर भी याद रख लीजिए 1800-599-0019। जल शक्ति मंत्रालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जल शक्ति मंत्रालय 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई, तो यह कोलार गांव उमरिया जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों की क्षमता उन्नयन से संबंधित है, तो होगा मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन किया जाएगा, तो यह एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी, ठीक है, आईगॉट कर्मयोगी के द्वारा किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत तो होगा नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तन। 24 अगस्त 2020 को भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे लंबा नदी रोपवे रज्जू मार्ग का उद्घाटन तो यह गुवाहाटी असम में किया गया है। इस रोपवे को किस नदी पर बनाया गया है, ये होगा ब्रह्मपुत्र नदी, और इसकी लंबाई कितना है, तो ये होगा 1.82 किलोमीटर। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस रोपवे परियोजना की लागत तो यह 56.08 करोड़ आया है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित यह रोपवे गुवाहाटी शहर के किन 2 स्थलों को जोड़ता है, तो होगा कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ेगी। वर्ष 2006 में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित इस परियोजना को संचालित किसके द्वारा किया गया था, तो होगा गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए
74वें गणतंत्र 15 अगस्त 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसकी घोषणा की गई थी? तो होगा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर कितना करना है? तो ये 70 वर्ष करना है, जो कि वर्तमान में 67.5 वर्ष है। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे के द्वारा दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन तो यह बरौनी से टाटानगर के बीच किया गया था, और पहली जो है देवाली से दानापुर के बीच। 7 अगस्त 2020 से प्रारंभ देवलाली दानापुर किसान रेल किसको किसको जोड़ेगी? तो यह देवलाली जो है नासिक महाराष्ट्र में है और दानापुर पटना बिहार में है। नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्र के भीतर केबल की लंबाई तो यह 2300 किलोमीटर की होगी। वह मंत्रालय जिनके अंतर्गत संयुक्त रूप से 4 जून 2020 को ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाएगा, तो होगा शिक्षा मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ट्यूलिप का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये होगा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप की संकल्पना को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था, तो इसका थीम था बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा क्या है? तो यह ट्यूलिप प्रोग्राम है। अगला है पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका हेतु घोषित वह योजना 1 जून 2020 को शुरुआत की गई थी तथा कार्यकाल मार्च 2022 तक है, तो इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म तो यह होगा प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री निधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय द्वारा आरंभ करने के लिए प्रदान की जाने वाली पूंजीगत ऋण की मात्रा तो यह 10,000 रुपये तक होगा। इसके अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नगद वापसी कैशबैक कितने होगी? तो 100 रुपया जो है, और मैक्सिमम साल में 1200 रुपया कैशबैक दिया जाएगा। वह मंत्रालय जिसके अंदर प्रधानमंत्री सम्मान निधि कार्यान्वयन किया जाएगा, तो होगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। वह बैंक जिसे प्रधानमंत्री स्वनिधि का कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया, तो ये CDB होगा। देखिए अगला, देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत शामिल हो सकेंगे, तो यह 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व के सभी वेंडर शामिल होंगे इसमें। वह तिथि जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़वां उपचार प्रदान करेगा किया, तो यह होगा 20 मई 2020 को। इसके तहत 1 करोड़ लोगों को सेवा दिया गया था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 योजना, तो यह स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अगला देखिए, आयुष्मान भारत में जो केंद्र और राज्य का वित्तीय योगदान होगा, तो सेंट्रल का 60% और राज्य का 40% होगा। वहीं आप देखिएगा तो पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्य में सेंट्रल का 90% और स्टेट का 10% ही होगा। नेक्स्ट है, 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दिया गया। वह कृषि उत्पादन क्रांति जिसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को शामिल किया जाता है, तो नीली क्रांति। PMMSY जिसका कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष 2020-21 से 24-25 है का बजट निर्धारण किया गया है, तो 20,050 करोड़ रुपए। PMMSY के अंतर्गत उच्च प्रजाति की मछलियों के प्रोत्साहन के लिए स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क का नाम रखा गया राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स यानी नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड बैंक्स। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार करने, ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व जल कृषि में निर्भरता के लिए स्थापना की जाएगी, तो होगा नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की। PMMSY के अंतर्गत 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 220 लाख मीट्रिक टन करना लक्ष्य, तो यह लक्ष्य रखा गया है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने का 2024-25 तक। ठीक है, इसमें जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना लक्ष्य रखा गया है? 9%। अगला देखिए, कृषि GVA मत्स्य क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में कितना रहा है? 7.28%।
वह अवधि जब संपूर्ण कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 9% किया जाएगा, तो पीछे भी ये था 2024-25 तक। PMMSY के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन वर्तमान 2018-19 के 3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ा करके कितना करना है, तो इसका लक्ष्य रखा गया 5 टन प्रति हेक्टेयर। PMMSY के अंतर्गत घरेलू मत्स्य उपभोग को वर्ष 24-25 तक 5 से 6 केजी प्रति व्यक्ति से बढ़ा करके इसका टारगेट रखा गया 12 किलो प्रति व्यक्ति, यानी महीने में 1 केजी कम से कम मछली खाना है। विश्व का चौथा बड़ा मत्स्य उत्पादक देश तो यह भारत है। भारत में मत्स्य क्षेत्र रोजगार उपलब्ध करवाता है, तो यह 2.5 करोड़ किसान और मछुआरों को। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल संवर्धन यानी जीवीए तो यह रहा 1.24%। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल राहत पैकेज की राशि तो यह 1.7 लाख करोड़ रखा गया। इसके अंतर्गत जो है 80 करोड़ व्यक्ति को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। अगला देखिए 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन मनरेगा मजदूरी 1 अप्रैल 2020 से प्रदान की गई, तो यह PMGKY के तहत ही किया गया। PMGKY के अंतर्गत मनरेगा की मजदूरी से लाभान्वित भारतीय परिवार तो 13.62 करोड़ परिवार जो है मनरेगा से लाभान्वित होगा। जुलाई से नवंबर 2020 तक 5 महीने की अवधि के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाला खाद्यान्न की मात्रा तो 5 केजी गेहूं या चावल और प्लस 1 केजी चना जो है मुफ्त में दिया जाएगा। कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू की गई तो 50 लाख रुपया प्रति स्वास्थ्य कर्मी का बीमा शुरू किया गया है। वर्तमान में देश के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या तो यह 12 है। देश के 13वें बंदरगाह के रूप में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, तो यह बधावन जो कि महाराष्ट्र में उसके बंदरगाह को मंजूरी दिया गया। बधावन में स्थापित किया जाने वाला बंदरगाह के मॉडल का आधार तो यह लैंडलॉर्ड मॉडल। बधावन में स्थापित किए जाने वाला बंदरगाह की अनुमानित लागत तो यह 65,544.54 करोड़ अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है वह बंदरगाह जिसे बधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझेदार बनाया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू पतन्यास। JNPT की बधावन में स्थापित किए जाने वाला बंदरगाह में भागीदारी तो यह 50% से अधिक होगा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह तो ये JNPT महाराष्ट्र में है और दुनिया में 28वां पोजीशन इसका। बधावन बंदरगाह की कंटेनर ठहरने की क्षमता तो ये 16,000 से 25,000 TEU होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा? देखो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। वह योजना जिसके अंतर्गत कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं आदि का सृजन किया जाएगा, तो यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, PMKSY का पुराना नाम क्या था? संपदा था। ठीक है, फुल फॉर्म इसका याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं PMKSY की कार्यान्वयन अवधि तो यह वर्ष 2016 से 2020 निर्धारित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 के अंत तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार की वृद्धि लक्ष्य तो यह $543 बिलियन के स्तर तक रखा गया था। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति तो ये जो है 100% तक है। ठीक है, अगला देखिए रिपोर्ट, मसौदे, नीति और सूचकांक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ब्लर है, आगे ठीक होगा। ठीक है, PDF देखिए 11 नवंबर 2020 को 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय परिरक्षण पहुंच केंद्र के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 5 वैश्विक टीके में से कितने टीकों के 90% से अधिक के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया? तो यह 3 टीकों को, वो है DPD, MCV और HIV 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 12 नवंबर को। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है, तो रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में।
रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? 2022। 28 अक्टूबर 2020 को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा शैक्षणिक रिपोर्ट, तो यह 15वीं असर रिपोर्ट प्रथम चक्र, ठीक है, असर ASER 2020 वेव 1। देखिए इस रिपोर्ट के आंकड़े का सही संकलन पहली बार किया गया है किसके द्वारा? फोन आधारित सर्वेक्षण के द्वारा। असर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री एवं गतिविधि प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या तो 1/3 ही है, यानी 3 में से मात्र एक बच्चा जो है वह ऑनलाइन गतिविधि प्राप्त कर पाता है। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है, द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य तो ये केरल है। 28 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से बिजली की मांग एवं आपूर्ति की अंतर्दृष्टि हासिल करने के उद्देश्य से जारी की गई। तो यह इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी वह सूचकांक जिसके द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो यह डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक, इसमें जो है 16 आर्थिक मंत्रालय विभाग में द्वितीय तथा 65 मंत्रालय और विभाग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। उर्वरक विभाग देखिए, DG क्यूआ के अंतर्गत निर्धारित मुख्य विषय तो यह 6 है, प्रशासनिक, सामरिक, अवसंरचना, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक। इसके ही आधार पर सर्वेक्षण किया गया। स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगर निगम तथा शहरी निकाय के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में क्या शुरू किया गया था? स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य तो यह था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, जो कि 2019 में हुआ, तक के देश को खुले में शौच से मुक्त करना। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल शहर की संख्या तो 4202 रखा गया। देश में अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे जो 28 दिनों तक संचालित किया गया तो यह था स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। केंद्र सरकार द्वारा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों के जिस नई श्रेणी की घोषणा की गई उसका नाम क्या है? तो यह प्रेरक दौर सम्मान, ठीक है, DAUR। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदान किए जाने वाले प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार 5 अतिरिक्त उप श्रेणी तो यह दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित और आरोही। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल उपचार तथा मल कीचड़ के पुनर्उपयोग से संबंधित मानकों में व्यवहारगत सुधार से संबंधित केंद्रीय संकेतक होंगे। तो यह 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहर में 10 लाख से अधिक प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले शहर तो इंदौर है, फिर दूसरा पे गुजरात और तीसरा पे मुंबई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 5 स्टार प्रमाणन तो यह 6 शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत ODF तथा ODF के रूप में प्रमाणित शहरों स्थानीय निकायों की संख्या तो यह 1098 और 483 क्रमशः है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 3 स्टार तथा 1 स्टार तो 3 स्टार 65 को दिया गया और 1 स्टार 70 शहरी निकायों को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शीर्ष 4 शहर तो सबसे स्वच्छ लखनऊ है जिसका इंडिया में पोजीशन 12वां, फिर आगरा, फिर गाजियाबाद और फिर प्रयागराज है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश का बनारस शहर का रैंक तो यह 27वां रहा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह नरेंद्र मोदी का वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर ने
25वां स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान, तो अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। तो 1 से 10 लाख के बीच में देखिएगा तो यह अंबिकापुर छत्तीसगढ़ नंबर 1, फिर मैसूर और फिर नई दिल्ली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान, तो यह छत्तीसगढ़ को मिला है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी निकाय से कम श्रेणी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान, तो यह झारखंड का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में 7वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नगर 1 लाख अधिक से जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान, तो उत्तर प्रदेश के बनारस को, और द्वितीय स्थान कानपुर को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नहर 50,000 से 1 लाख आबादी के बीच का जो फर्स्ट है तो वह उत्तर प्रदेश का कन्नौज, और द्वितीय स्थान पे बिजनौर जिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नगर 50,000 से कम जनसंख्या वाले में देखिए तो प्रथम स्थान चुनार का, ये यूपी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। द्वितीय देखिए तो यह बिठूर कस्बों ने लिया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे खुशहाल मिजोरम, फिर पंजाब, फिर और उसके बाद अंडमान और निकोबार है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का रैंक 10वां है। सबसे कम प्रसन्न राज्य तो यह छत्तीसगढ़ हुआ। 29 सितंबर 2020 को कोविड-19 पर दूसरी सीरो रिपोर्ट जारी की, तो ICMR के द्वारा जारी किया गया। सीरो सर्वे क्या होता है, तो व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण किया जाता है इसके तहत। 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी व सी की भर्ती के लिए स्थापित करने की घोषणा की गई, तो एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित किया जाएगा, NRA। 29 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NRA की मंजूरी दे दी है, ठीक है। केंद्रीय भर्ती एजेंसी NRA के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, और उसमें पास होने वाले ही फिर सेकेंड फेज का एग्जाम दे पाएंगे। देखिए NRA के अंतर्गत भर्ती करने के लिए कौन कौन शामिल होगा, तो SSC, RRB और IBPS होगा। NRA के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं के संचालन में प्रयुक्त भारतीय भाषाओं की संख्या तो 12 होगी। NRA के अंतर्गत प्रस्तावित त्रिस्तरीय सामान्य योग्यता परीक्षा CET आयोजित की जाएगी, तो एक तो ग्रेजुएशन का, फिर 12th का और फिर मैट्रिक पास, 3 कैटेगरी में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है NRA के अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा सामान्य योग्यता परीक्षा में प्राप्त स्कोर की वैधता, तो यह 3 वर्षों के लिए होगी। NRA के अंतर्गत परीक्षा केंद्र देश के प्रत्येक जिला में बनाया जाएगा। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाएगी, तो यह NRA को स्थापित किया जाएगा। NRA की अध्यक्षता देखिए तो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा दशक 2010-20 को घोषित किया गया है, तो यह नवाचार दशक के रूप में घोषित किया गया। सितंबर 2020 को जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड से वैश्विक नवाचार उपलब्धियों का प्रकाशित सूचकांक रिपोर्ट, तो यह वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 GII 2020 की जारी की गई है, तो यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनरीड तथा नॉलेज पार्टनर के रूप में CII भारत, डसॉल्ट, सिरटम्स और CNI सभी ने मिलकर के जारी किया है। GII 2020 का थीम देखिए तो यह नवाचार को कौन वित्त प्रदान करेगा, हु विल फाइनेंस इनोवेशंस। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का 48वां स्थान भारत को मिला, ठीक है। तो भारत का जो है रैंकिंग इसमें 48 है। ARIIA 2020 रैंकिंग जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहली जारी की गई, तो यह 18 अगस्त 2020 को किया गया। नेक्स्ट है नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020, जिसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी किया गया। यह रैंकिंग की जाती है, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ARIIA 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं वित्त पोषित केंद्रीय तकनीकी संस्थानों की सूची में
प्रथम 3 स्थान तो नंबर 1 पे IIT मद्रास, फिर बॉम्बे और फिर IIT दिल्ली है। ARIIA के 5 उप श्रेणियों में बांटा गया। इस बार रैंकिंग में पहली बार शामिल उपश्रेणी तो यह छठी उपश्रेणी। छठी उपश्रेणी में देखिए क्या जोड़ा गया है, तो महिला से जुड़े उच्च संस्थानों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है ARIIA 2020 की रैंकिंग में IIT कानपुर को तो यह छठा रैंक मिला। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किन 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय ने क्रमशः 11 और 13वां स्थान किया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 11वां पोजीशन इंडिया में और BHU को 13वां पोजीशन मिला। कलिंगा औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कीट ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है निजी और स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय की सूची में। नेक्स्ट है ARIIA 2020 के अंतर्गत निजी या स्वपोषित विश्वविद्यालय की सूची में दूसरा स्थान तो यह SRL विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान और तीसरा स्थान जो है भेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान को मिला। दोनों तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, तमिलनाडु ने सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया था महिला की कैटेगरी में। नेक्स्ट है 7 से 14 अगस्त 2020 के बीच आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन इस योजना के एक भाग के रूप में किया गया, तो यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पार्ट है। देश में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के अंतर्गत सैन्य हथियार एवं उपकरणों की नकारात्मक सूची जारी की गई, तो यह 101 हथियार एवं सैन्य उपकरण की, और यह माना जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन है अब इंडिया में ही किया जाएगा, एक्सपोर्ट बंद होगा। ठीक है, देखिए इस सूची में शामिल हथियारों का आयात बंद होगा और उनका देश में ही उत्पादन होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा वैश्विक रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को अग्रणी देश में शामिल करने के लिए तैयार किया गया है, तो यह रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020। नेक्स्ट है 6 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक रूप से पानी की जानकारी के लिए जिस पोर्टल को जारी किया गया है, तो उसका नाम है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली। ठीक है, इंडिया वारिस द्वितीय। नेक्स्ट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इंडिया वारिस पोर्टल रिपोर्ट को पहली बार तो यह जुलाई 2019 में जारी किया गया था। इंडिया वारिस को अद्यतन बनाए रखने हेतु किसकी स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय जल सूचना विद्युत केंद्र जल सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, NWIC। नेक्स्ट है 1 से 3 अगस्त 2020 के बीच छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाले दबाव जनित समस्याओं को हल करने के लिए विश्व के सबसे बड़े मंच के रूप में एक साथ देश के 40 वर्चुअल नोडल केंद्र को स्थापित किया जाएगा, तो होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। इसका जो है 4th संस्करण है। कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं, कोई विचार बहुत छोटा नहीं, ये किसका थीम था, तो होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का। नेक्स्ट है देश की प्रथम शिक्षा नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देश की प्रथम शिक्षा नीति जो है 1968 में बनाई गई थी। केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, जिसके तहत 3 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शामिल किया गया है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों के पाठ्यक्रम जो होगा वह 5+3+3+4 होगा। देखिए 5 मतलब आधारभूत हो गया, प्रारंभिक 3 वर्ष हुआ, मध्य फिर 3 वर्ष हुआ और द्वितीयक 4 वर्ष का हुआ। नेक्स्ट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECCE कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले बच्चों की आयु 3 वर्ष होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक इस स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, तो यह प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक है। त्रिभाषा फॉर्मूला निजी एवं सरकारी दोनों तरह के संस्थानों पर लागू हुआ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में अनुसंधान एवं नवाचार पर भारत का निवेश GDP कितना प्रतिशत है, तो 0.69% है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2.8%, इजराइल 4.3% और दक्षिण कोरिया 4.2%। अगला देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसका गठन किया गया, तो यह 4 स्वतंत्र आयोग। देखिए क्रमशः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा निधि विनियामक परिषद, फिर राष्ट्रीय
प्रत्यानयन परिषद, फिर उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और सामान्य शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत उत्पन्न किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग के अंतर्गत गठित किया गया है। तो यह भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यूनेस्को ने इसकी भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड घोषित किया है। तो टोटल 197 लैंग्वेज को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुवाद व विवेचना के लिए स्थापित संस्था तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम तो यह शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जिसके निर्माण के लिए इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो इसकी समिति जो है वह गठित किया गया था वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आधारशिला रखी गई। तो मणिपुर जल आपूर्ति योजना की वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना का वित्त पोषण तो यह एनडीबी के द्वारा किया जाएगा। 26 जून 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेतु आरंभ की गई योजना तो यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु घोषित की गई। तो यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री तो यह मन की बात के दौरान किए थे। GKRA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान से किया गया था। तेलिहार ग्राम, जिला खगड़िया, बिहार से किया गया था। नेक्स्ट है GKRA जो कि 125 दिवसीय अभियान था, संचालित किया गया। तो यह 6 राज्य के 116 जिला में। GKRA में शामिल उत्तर प्रदेश के जिला 31 थी। 32 जिले शामिल किया गया, यह बिहार का। GKRA के अंतर्गत टिकाऊ ग्रामीण बुनियाद ढांचे हेतु प्रस्तावित धनराशि तो यह 50,000 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट देखिए 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम तो यह NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। NIRF फुल फॉर्म याद रख कर लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंडिया रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से प्रथम स्थान तो यह IIT मद्रास को दिया गया। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 फ्रेमवर्क के अंतर्गत संस्थानों का मूल्यांकन का मानदंड तो यह 5 था। शिक्षण अधिगम, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, पहुंच, समावेशी और सहकर्मी धारणा। नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 में से उत्तर प्रदेश के कौन सा जो संस्थान है वह शामिल किया गया। तो यह IIT कानपुर और BHU को। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला। प्रबंधन श्रेणी यानी मैनेजमेंट में फर्स्ट पोजीशन IIM अहमदाबाद को। चिकित्सा की श्रेणी में AIIMS दिल्ली को दिया गया। नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में पहली बार एक नई श्रेणी को शामिल किया गया तो यह डेंटल हॉस्पिटल दंत चिकित्सक संस्थानों को। दंत चिकित्सा श्रेणी का वह संस्थान जिसे NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान मिला तो यह मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस नई दिल्ली। विधि के क्षेत्र में तो यह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को दिया गया। अगला है NIRF इंडिया 2020 की शैक्षणिक संस्थानों की शामिल की जाने वाली श्रेणी तो टोटल 8 था। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वास्तुकला, कॉलेज फार्मेसी, प्रबंधन, विधि एवं दंत चिकित्सा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 तो यह 7 जून 2020 को जारी किया गया। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत राज्य खाद्य सूचना सूचकांक 2020 जारी किया गया तो यह
फसाई के द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा 2019-20 में प्रत्येक राज्य, छोटे राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित 100 अंकों में बड़े राज्य, छोटे राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान, यानी सभी कैटेगरी में देखिएगा तो प्रत्येक राज्य में देखिए तो आपको बड़े राज्य में आपका हो गया गोवा, छोटे राज्य में हो गया बड़े राज्य में गुजरात हुआ, छोटे राज्य में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जो है चंडीगढ़। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में न्यूनतम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य, छोटे राज्य और संघ, तो राज्य झारखंड, छोटा राज्य मिजोरम और संघ में लक्षद्वीप आया। 29 फरवरी 2020 को 12 महीनों के लिए 1000 से अधिक महिलाओं एवं किशोरियों को कुपोषण की समस्या से मुक्ति प्रदान करने वाला अभियान, तो यह सुपोषित माह अभियान। नेक्स्ट, भामाशाह मंडी परिसर कोटा में से सुपोषित माह अभियान का शुरुआत, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। सुपोषित माह अभियान के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले संतुलित आहार की मात्रा है तो यह 17 kg प्रति गर्भवती महिला होगा। सुपोषित माह अभियान का लक्ष्य, तो गर्भवती महिलाएं और किशोरियों को हेल्थ पे ध्यान। सुपोषित माह अभियान का क्रियान्वयन, तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट 2020 के अनुसार इतने भारतीय शहर जो है तीव्र जल संकट का सामना कर रहा है, तो 30 भारतीय सिटी जो है जल का संकट काफ़ी ज़्यादा है। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसको तैयार किया है नीति आयोग, सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र भारत व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से किया गया। SDG 2.2 में भारत का संयुक्त स्कोर 60 रहा है। SDG की लक्ष्यों की संख्या 17 है, जबकि SDG 2.0 में शामिल SDG लक्ष्यों की संख्या तो 16 किया गया है। SDG 2.0 में कुल 16 लक्ष्यों के संदर्भ में राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के प्रदर्शन को मापने का पैमाना तो 0 से 100 के बीच होगा। SDG 2.0 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम और द्वितीय स्थान, तो प्रथम केरल है और दूसरा हिमाचल प्रदेश। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश को SDG 2.0 में इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया, तो यह अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर के श्रेणी में शामिल किया गया। वह राज्य जो वर्ष 2018 की SDG रैंकिंग से 6 स्थानों का सुधार कर SDG 2.0 में 24वां स्थान प्राप्त करने वाला राज्य रहा, तो यह उत्तर प्रदेश है। SDG 2.0 में लक्ष्य प्राप्त करता हुआ आकांक्षी राज्यों की संख्या एक भी नहीं है, ठीक है। किसी भी राज्य ने अब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और न ही आकांक्षी राज्य रहा है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मातृ मृत्यु दर अनुपात बुलेटिन यानी MMR पर विशेष बुलेटिन 2015-17 जारी की गई 13 नवंबर 2019 में। इसके अंतर्गत देखिएगा तो मातृ मृत्यु दर जो है अभी 122 प्रति लाख जीवित जन्म दर पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार MMR को वर्ष 2020 तक प्रति 1 लाख जीवित दर पर 100 करना है, ठीक है, अभी 122 है। MMR 2015-17 के अनुसार वर्ष 2015-17 की अवधि में उत्तर प्रदेश का MMR तो ये 216 बचा है प्रति लाख जीवित जन्म दर पर। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोजन स्थल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। देखिए तो 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। तो यह तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और री इन्वेस्ट 2020 प्रदर्शनी का किया गया। इसका विषय क्या था? टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं, शिकायत एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किया। 19 नवंबर 2020 को वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस द्वारा जारी ट्रेस साइबर रिस्क मैट्रिक्स में भारत का स्थान तो यह 77वां है और जोखिम स्कोर दिया गया है 45। 11 से 22 नवंबर 2020 के बीच दिल्ली हॉट पीतमपुरा में आयोजित होने वाला कार्यक्रम तो यह हुनर हंट। हुनर हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। इस वर्ष हुनर हंट कार्यक्रम की थीम थी वोकल फॉर लोकल।
15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया गया। यह नदी पुल कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश की किस नदी घाटी में स्थित है? तो लोबार दिबांग घाटी। इसकी लंबाई जो है 200 मीटर होगा और यह जोड़ेगा असम के सियांग जिले से अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी को। नेक्स्ट देखिए, सिसेरी नदी पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRA के द्वारा किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? तो होगा ब्रह्मांक परियोजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की। तो यह किया गया वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, VGIRC की। नेक्स्ट देखिए, 5 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार का विषय क्या था? होगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और आयुर्वेद औषधि। राष्ट्रीय एकता दिवस, तो यह हर साल 31 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। इस साल 2020 मतलब हर साल 31 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाल पोषण पार्क का उद्घाटन, तो यह केवड़िया अहमदाबाद में किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन केवड़िया, अहमदाबाद तथा साबरमती रिवर फ्रंट के बीच किया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020, तो यह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिस सप्ताह में किसका जन्मदिन है? तो 31 अक्टूबर बीच में आया, तो उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। 23 अक्टूबर 2020 को भारत को 35 वर्ष बाद संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ सकता है, आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं रिप्लाई दूंगा उसका। गूगल कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना करेगी। तो यह अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से किया जाएगा। 2 दिवसीय चतुर्थ भारतीय कृषि दृष्टिकोण फोरम 2020 का वेबिनार, तो यह 15 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। वह योजना जिसे 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी दी, तो होगा स्टार्स परियोजना को। स्टार्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये होगा स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसका पर्पस होगा स्कूली शिक्षा में सुधार। स्टार्स परियोजना जो है 6 राज्य में लागू की जाएगी, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और महाराष्ट्र में। 12 अक्टूबर 2020 को व्यवहारिक कृत्रिम शिक्षा संस्थान की स्थापना, तो यह हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय, तो यह था मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे। 5 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस विषय पर आयोजित 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो यह सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी का 151वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का विषय पूछ रहा है। तो था स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य, शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अवसरों का लाभ। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह का प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ, तो यह हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 27 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसका उद्घाटन किया गया? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव। 4 दिवसीय इस महोत्सव की विषय क्या थी? द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल और अपीरियल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के किया गया, यह 23 से 27 सितंबर 2020 के बीच। कार्यक्रम का आयोजन तो जयपुर राजस्थान में किया गया। अब हम देखेंगे कुछ विविध करंट अफेयर को, थोड़ा सा और बचा है तो अंत तक देख लीजिए। 25 नवंबर 2020 को कोविड-19 के समन के प्रबंधन का प्रयास भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास रिपोर्ट जारी किया गया, तो यह नीति आयोग के द्वारा।
18 नवंबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व के 22 देशों के 36 शहरों पे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें भारतीय शहर कौन कौन शामिल है? तो ये 4 शहर शामिल है, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजित किया गया। तो यह 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन। इसका थीम क्या था? शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट देखिए 5 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअल माध्यम से तेलुगु भाषा के जिस साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया वह क्या था? तो होगा अंतर्राष्ट्रीय शतवाधनम कार्यक्रम। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई। तो होगा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति को। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 66 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए जिस सुरक्षा पहल की शुरुआत की थी उसका नाम तो यह है मेरी सहेली। 5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख एम नरवाने के म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या प्रदान किया? रेमडेसिविर दवा की 3000 शीशियाँ। 66वां वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया। वन्य जीव सप्ताह 2020 का विषय था रोअर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को विविधता के संरक्षण व विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई, तो जम्मू कश्मीर होगा। इस परिषद में सदस्यों की संख्या 10 होगा, 5 तो पदेन और 5 गैर आधिकारिक होंगे। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनवीए की स्थापना कब किया गया था? 2003 में। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने किस राज्य में आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए निर्देश दिया है? तो यह राजस्थान होगा। राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्र भूमि जो रामसर अभी समय के अंतर्गत आती है, तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। अगला देखिए 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन का भूमि पूजन किया गया था इसका 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में सदस्यों की संख्या तो 15 होगा, जिसमें सदैव एक जो होगा दलित समाज का होगा। नेक्स्ट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष तो महंत नृत्य गोपाल दास को चुना गया है। ठीक है, लास्ट देखिए केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष तो यह प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव को बनाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका घटना चक्र पॉइंटर करंट अफेयर का। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो मैक्सिमम फ्रेंड्स को बेनिफिट होना चाहिए इससे। और मैं देखा हूँ कि 80% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाल बटन पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।